नमस्कार। आप एक विशेष विभाग में जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी हैं। आपका वरिष्ठ अधिकारी आपको राज्य मुख्यालय से फ़ोन करता है और आपको कहता है कि रामपुर गाँव में एक भूखंड पर स्कूल के लिए एक भवन का निर्माण किया जाना है। दौरे की समयावधि बना दी जाती है, जिसके दौरान वह मुख्य इंजीनियर और वरिष्ठ वास्तुकार के साथ स्थल का दौरा करेगा। वह चाहता है कि आप उससे संबंधित सभी कागजातों की जाँच कर लें और सुनिश्चित कर लें कि दौरे की व्यवस्था उचित रूप से की गई है। आप उस फाइल को जाँचते हैं जो आपके विभाग में कार्यभार संभालने से पूर्व की है। भूखंड को स्थानीय पंचायत से नाम मात्र की लागत पर उपार्जित किया गया था और कागजात दर्शाते हैं कि जिन 3 अधिकारियों को भूखंड की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र देना होता है, उनमें से दो के लिए दिए हुए अनुमति प्रमाण पत्र उपलब्ध है। वास्तविक का कोई प्रमाण पत्र फाइल में उपलब्ध नहीं है। आप जैसा ही कि फाइल पर कहा गया है कि सब कुछ ठीक हाल में है, यह सुनिश्चित करने के लिए रामपुर जाने का निर्णय लेते हैं। जब आप रामपुर जाते हैं तब आप देखते हैं कि उल्लेख के अधीन भूखंड ठाकुरगढ़ किले का एक भाग है और किले की दीवारें फरकोटे आदि उसके आर पार पीछे हुए किला मुख्य गांव से काफ़ी दूर है, इसलिए वहां पर स्कूल बच्चों के लिए गंभीर असुविधा होगी। परंतु गांव के नज़दीक के क्षेत्र में विस्तार का एक बड़े आवासीय परिसर में परिवर्तित होने की संभावना है। किले में वर्तमान भूखंड पर विकास प्रभार अत्यधिक होंगे और विरासत स्थल के प्रदर्शन के और ध्यान नहीं दिया गया। परंतु भूखंड के अधिग्रहण के समय सरपंच आपके पूर्वाधिकारी का एक रिश्तेदार था। समस्त कार्य संपादन कुछ निहित के स्वार्थों के साथ किया गया प्रतीत होता है। सरोकार रखने वाले पक्षों के पास संभावित निहित स्वार्थों की सूची बनाई है। आपको उपलब्ध करवाई गई कुछ विकल्प दिए गए हैं। उपलब्ध कार्रवाई के कुछ विकल्प दिए गए। प्रत्येक विकल्पों के गुणों पर चर्चा कीजिए। आप वरिष्ठ अधिकारी के दौरे की प्रतीक्षा कर सकते हैं और उसको निर्णय लेने देते हैं। आप लिखित रूप से फ़ोन पर उनकी सलाह ले सकते हैं। आप अपने पूर्वाधिकारी से सहकर्मियों से परामर्श कर सकते हैं और उसके बाद क्या करना है इस बात का फैसला कर सकते हैं। आप मालूम कर सकते हैं कि क्या एवज में कोई दूसरा भूखंड प्राप्त किया जा सकता है और फिर एक सर्वसमावेशी लिखित रिपोर्ट भेज सकते हैं। क्या आप कोई अन्य विकल्प उचित तरीकों के साथ सुझा सकते हैं। यू आर हेडिंग district administrator in a particular department. Your senior official calls you from the state headquarters and tells you that a pilot in Rampur village is to have a plot in Rampur village is to have a building constructed on it for a school. A visit is scheduled during which he will visit the site along with chief engineer, civil and senior architect. He wants you to check all the papers relating to it and ensure that visit is properly arranged. You examine the file which relates to the period before you joined the department. The land was acquired from the local panchayat at a nominal cost, and the paper shows that clearance certificate are available from the two of the three authorities who have to clarify the site's suitability. There is no certification by the architect available on file. You decide to visit Rampur to ensure that all is in the order as stated on file. When you visit Rampur, you find that the plot under reference is a part of Thakurgarh plot and that walls and rampart CTC are running across it. The fort is well away from the main village. Therefore, a school will be a serious inconvenience for the children. However, the area near the village has potential to expand into a larger residential area. The development charges on the existing plot at the fort will be very high. In question of heritage site has not been addressed. Moreover, the sarpanch at the time of acquisition of the land was relative of your predecessor. The whole transaction appeared to have been done with some vested interest, like the likely vested interest of the concerned parties. Some of the options for a suitable action to you are listed below. Discuss the merit and demerits of each of the options. You can await the visit of superior official and let him take a decision. You can seek his advice in writing or uninformed. You can consult your predecessor or colleagues etc. and they decide what to do. You can find out if any alternative plot can be got in exchange and then send a comprehensive written report. Can you suggest any other option with proper justification? स्कूल बनने की संभावना वाला क्षेत्र आवासीय परिसर के लिए उपयुक्त है, अतः यह संभव है कि सरपंच ने जानबूझकर स्कूल परिसर के लिए रामगढ़ के किले का चयन किया होगा। वास्तुविद का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद इसको स्कूल के लिए चिन्हित किया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि संबंधित अधिकारी ने अपना दायित्व निष्पक्षतापूर्ण नहीं निभाया। स्कूल की चिन्हित जगह बच्चों की जरूरत के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः इसे स्कूल के लिए न दिए जाने की लोकहित में होगा। वरिष्ठ अधिकारी के दौरा करने की प्रतीक्षा करने और उनके स्वयं निर्णय लेने में से मैं अपनी जिम्मेदारी से बच जाऊंगा, परंतु ऐसा करना जनहित में नहीं होगा। यदि मैं उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करा दूँ तो संभव है कि वह दौरा न करें। ऐसे में हो सकता है कि उस क्षेत्र में एक स्कूल का निर्माण अनिश्चित काल के लिए हल जाए। सलाह लेने से निर्णय त्वरित हो जाएगा, परंतु मैं सबूत के तौर पर कोई ठोस दस्तावेज नहीं कर पाऊँगा।
सहकर्मियों से संपर्क करने से मामले को अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी, परंतु इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगेगा कि मेरी निर्णय क्षमता पर भी प्रश्नचिन्ह लगेगा। दूसरा भूखंड प्राप्त होने संबंधी रिपोर्ट से संभव है कि यह समस्या सुलझ जाए, क्योंकि वर्तमान स्थान पर विद्यालय का निर्माण नहीं किया जा सकता। विस्तृत रिपोर्ट भेजने से इस मुद्दे के हर पहलू पर वरिष्ठ नागरिकों के मूल्यांकन में मदद मिलेगी व समस्या के समाधान में मानक संचालक प्रक्रिया का पालन होगा तथा स्कूल का प्लॉट गाँव के पास होने से बच्चों को फायदा होगा। मैं अपने कर्तव्य का कुशलतापूर्वक निर्वहन करूँगा। संभव है कि समस्या का समाधान कुछ दूरी से हो। उपरोक्त चारों विकल्पों में से मैं चौथे विकल्प को चुनूंगा, क्योंकि यह इस मुद्दे को एक समग्र तरीके से हल करता है। दूसरा भूखंड प्राप्त होने से संबंधित रिपोर्ट से संभव है यह समस्या सुलझ जाएगी, क्योंकि वर्तमान स्थान पर विद्यालय का निर्माण नहीं किया जा सकता। विस्तृत रिपोर्ट भेजने से इस मुद्दे के हर पहलू पर वरिष्ठ नागरिकों के मूल्यांकन में मदद मिलेगी। समस्या के समाधान में मानक संचालक प्रक्रिया का पालन होगा तथा स्कूल का प्लॉट गाँव के पास होने से बच्चों को फायदा होगा। मैं अपने कर्तव्य का कुशलतापूर्वक निर्वहन करूँगा। संभव है कि समस्या का समाधान कुछ देरी से हो। मकान जिसे 3 मंजिल बनाने की अनुमति मिली थी, उसे अवैध रूप से निर्माणकर्ता द्वारा 6 मंजिल बनाया जा रहा था और वह ढह गया। इस कारण कई निर्दोष मजदूर, जिनमें महिला व बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। सभी मृतक परिवारों को नकद मुआवजा घोषित किया गया और निर्माणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। देश में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं के कारण बताइए। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आपके सुझाव दीजिए। ए बिल्डिंग परमिटेड फॉर 3 बिल्डिंग floors were being constructed illegally to 6 floors by a builder collapsed. As a consequence, a number of innocent laborers, including women and children, died. These laborers are migrants of different places. The government immediately announced chief cash relief to the aggrieved families and arrested the builder. Give reasons for such incidents taking place across the country. Suggest measures to prevent the occurrence. उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में मुख्य रूप से 4 पक्ष सम्मिलित हैं: निर्माणकर्ता, नियामक संस्था, मजदूर व सरकार। दी गई परिस्थितियों में नैतिक व कानूनी दोनों मानकों का उल्लंघन हुआ है। उक्त परिस्थिति में मुख्य नैतिक मुद्दा निर्माणकर्ताओं के अनुचित आचरण से संबंधित है। निर्माणकर्ताओं द्वारा अपने संकीर्ण व्यावसायिक हितों को निर्दोष मजदूरों के जीवन से अधिक महत्व दिया गया और इसके लिए कानूनी मानकों का भी स्पष्ट उल्लंघन किया गया। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जांच अधिकारी द्वारा भी अपने कार्यों का उचित निर्वहन नहीं किया गया। इस प्रकार की घटनाओं के मुख्य कारणों में हम निम्नलिखित की गणना कर सकते हैं। कानून का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं। जब स्पष्ट रूप से केवल 3 मंजिला मकान के निर्माण की अनुमति दी गई तो 6 मंजिला निर्माण कानून का स्पष्ट उल्लंघन। नियामक संस्था या जांच अधिकारियों द्वारा निर्माण के समय पर जांच न किए जाने से भी लोग इस प्रकार के अनुचित निर्माण को प्रोत्साहित होते हैं। अनुचित लाभ के लिए निर्माणकर्ताओं द्वारा सुरक्षा मानकों का प्रायः उल्लंघन किया जाता है। निर्माण की गलत योजना के कारण भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। कई बार गलत निर्माण सामग्री के प्रयोग के कारण भी निर्माण अस्थायी नहीं हो पाता है और दुर्घटना होती है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कानून का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक निर्माण से पूर्व निर्माण की योजना और व्यवहार्यता की समुचित जांच की जाए। समय समय पर प्रोजेक्ट की समुचित जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई अवैध निर्माण तो नहीं किया जा रहा। मजदूरों की सुरक्षा मानकों की पूर्णतः व्यवस्था कराई जाए। समय समय पर विभिन्न निर्माण इकाइयों का निष्पक्ष एजेंसी सर्वे कराया जाए। सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्वभौमिक प्रकृति के 3 अधिकार मूल्यों पर कथन दीजिए और उनके महत्व को बताइए कि स्टेट द 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस। उत्तर भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सिविल सेवाओं व सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वे कल्याणकारी राज्य के प्रमुख एजेंट होते हैं। सिविल सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए सिविल सेवकों में सार्वभौमिक प्रकृति के 3 आधारभूत मूल्यों पर सत्यनिष्ठा, करुणा और सहिष्णुता का होना आवश्यक है। सार्वभौमिक प्रकृति के मूल्यों से अविभाज्य प्रमुख मूल्यों से जिन्हें विश्व के अधिकांश समाज और समुदायों में मान्यता प्राप्त होने व समाज में प्रचलन में होने तथा देश काल परिस्थितियों का जिन पर प्रभाव न पड़ता है हो, जैसे करुणा का मूल्य। करुणा को भारतीय व पश्चिमी समाज में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। संपूर्ण विश्व में परोपकार की मूल भावना का कारण करुणा ही है। वस्तुतः सत्यनिष्ठा से तात्पर्य किसी चीज़ के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक संगति से। सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा होने से कर्मचारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और जनता का विश्वास प्राप्त हो जाता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन
तथा अन्य मामलों में जनता का सक्रिय सहयोग मिलता है। कल्याणकारी राज्य में सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा की उपस्थिति बात गारंटी देता है कि राज्य जिन वर्गों को लाभान्वित करना चाहता है वे समुचित उन्हें प्राप्त होंगे। करुणा का एक सामान्य भाव है जो कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के पिता को महसूस कर उनकी सहायता की इच्छा उत्पन्न करने की भावना से उत्पन्न होता है। लोक सेवाओं में करुणा का मूल्य होने से लोक सेवक कमजोर और गरीब वर्गों की स्थिति में सुधार करने के साथ ही उनकी दशा सुधारने के लिए भीतर से प्रतिबद्ध एवं प्रतिबंध होंगे, जिससे इन वर्गों की जीवन स्थिति में गुणात्मक सुधार और समावेश वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सहिष्णुता का संकीर्ण अर्थ सहन करना है, जबकि व्यापक अर्थ अपने विरोधी एवं विभिन्न भाषा, लिंग, धर्म, विचार इत्यादि समुदायों व व्यक्तियों के विचारों मान्यताओं को स्वीकार करने, उनका सम्मान करने से है एवं उनके विचार वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित और तार्किक होने पर उन्हें अपनाने से भूमंडलीकरण वैश्वीकरण के दौर में सभी समाजों के वैविध्य में वृद्धि हो रही है। लगभग सभी समाजों में धर्म, नस्ल और राष्ट्रीयताओं के विभिन्न समूह साथ साथ रहते हैं। इन परिस्थितियों में लोक सेवाओं में सहिष्णुता होने से शांतिपूर्ण और सहर्षित के साथ ही समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक होते हैं। भारत एवं अन्य विविधतावादी देशों में लोक सेवाओं में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। निष्कर्षतः लोक सेवाओं में इन आधारित मूल्यों से समाज, प्रशासन, राजनीतिक सभी को लाभ पहुँचता है और देश की प्रगति और विकास में लोक सेवक समुचित तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY बैंक रहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की शीघ्र तर्क प्रस्तुत कीजिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY is necessary for bringing unbanked to the institutional finance fold. Do you agree with this for financial inclusion of the poorer section of the Indian society? Give arguments to justify your opinion. प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है जो प्रभावनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, बचत एवं जमा खाता, बीमा तथा एवं पेंशन इत्यादि तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए है। जहाँ यह खाता किसी बैंक या शाखा या बैंक मित्र के सहयोग से खोला जा सकता है। वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के तहत निम्नलिखित विशेष लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। अब जमाओं पर ब्याज 1 लाख की दुर्घटना बीमा, कोई न्यूनतम राशि आवश्यक नहीं, शून्य बैलेंस खाता, ₹30,000 तक की जीवन बीमा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, प्रत्येक परिवार को एक खाते, विशेषकर महिला खाते में ₹5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। पेंशन एवं बीमा उत्पादकों तक पहुँच इत्यादि। प्रधानमंत्री जन धन योजना में पूर्व संचालित सभी वित्तीय समावेशन की योजनाओं की कमियों के निराकरण का प्रयास किया गया है, जिसके फलस्वरूप इस योजना में कम विसंगतियाँ हैं। यह योजना वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उदाहरण स्वरूप 2005-2017 तक लगभग 28 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें 16.84 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों से हैं। लगभग 22 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए थे एवं 18 करोड़ आधार कार्ड को खातों के साथ जोड़ा गया है। इन खातों में कुल जमा राशि लगभग ₹63,000 करोड़ है। उपरोक्त आंकड़े साधारण जनता तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बचत के खर्च और लेन देन की लागत में कमी के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर कम आय वाले परिवारों को सीधे लाभान्वित कर सकते हैं, परंतु वित्तीय संसाधन, वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता के अभाव में इन खातों का दुरुपयोग भी होते देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि विमुद्रीकरण के बाद भारी मात्रा में काले धन को जनधन खातों की सहायता से सफेद किया गया है। अतः जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। खाता खोलने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समय बीतने के साथ खाते पर बंद न हो जाए, साथ ही इनका दुरुपयोग भी न हो। जनधन खाते के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, कैशलेस पेमेंट सिस्टम को प्रोत्साहन, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा, सिविल सेवा सोसाइटी के सहयोग से बैंकिंग हैबिट के लिए जागरूकता जैसे उपायों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान कर वित्तीय समावेशन की दिशा में बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन कार्यक्रम औपचारिक बैंकिंग सेवाओं का घरेलू स्तर तक पहुँच को सुनिश्चित करता है। इसे उधार, जमा, बचत एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु बड़े पैमाने पर लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा है, जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
थैंक यू।